कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। इन्हीं मोटिवेशनल लाइंस के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 का चैप्टर 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम क्लास 10 का 11 चैप्टर जो है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और इसको समझेंगे हम बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम इसका पूरा बेसिक समझेंगे कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे या क्या है, और उसके बाद जो है हम हमारी 11.1 के सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 यहीं पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर जो हमें दिया है या चैप्टर का जो नाम है किससे संबंधित है, चैप्टर का ही नाम है हमारा क्या, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर का हमारा नाम क्या है, व्रतों से संबंधित, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। किसके बारे में बात करनी है हमें, व्रतों के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, व्रतों के बारे में बात करनी है। इसको अपन सही कर दिए ना, किसके बारे में बात करनी है हमें, व्रतों के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई व्रत क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत के बारे में कि भाई व्रत क्या होता है। तो व्रत एक ऐसी आकृति होती है जो कि इसके जो है ना केंद्र से, इसका मान के चले अपन क्या है, यहाँ पर केंद्र है, इसके केंद्र से इसकी परिधि की दूरी हर प्रकार से क्या होती है, बराबर होती है। वो क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। ऐसी गोलाकार आकृति जिसके केंद्र से उसकी परिधि की दूरी आप कहीं भी चले जाओ वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। चाहे आप उसको यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, और अपन इसके कलर चेंज कर लेते हैं। चाहे आप देखें यहां से यहां चले जाइए, यहां चले जाइए, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा व्रत। इसे हम क्या बोलेंगे, व्रत। इंग्लिश में बोलेंगे इसको सर्कल। व्रत की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो अपन बोलेंगे कि व्रत एक ऐसी गोलाकार आकृति होती है जिसकी केंद्र से उसकी परिधि की दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। उसे हम बोलते हैं क्या, व्रत बोलते हैं। और हम बात करते हैं व्रत के और कौन कौन से अंग होते हैं। तो यहां हमने बात की व्रत में क्या होती है, एक परिधि होती है। तो जो व्रत का जो गोलाकार भाग है वो क्या कहलाता है, व्रत की परिधि कहलाती है। इसका जो बीच में एक बिंदु होता है उसे हमने क्या बोला कि वो क्या होता है, केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र होता है। अब हम बात करते हैं कि जो व्रत के केंद्र से जो परिधि को एक रेखा मिला रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्रत के केंद्र से परिधि को एक रेखा मिला रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है। तो भाई इसका नाम होता है त्रिज्या। इसका नाम क्या होता है, त्रिज्या, या हम इसको बोल सकते हैं क्या, रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। व्रत के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है भाई, त्रिज्या समझे। आप बोलोगे क्या सर व्रत के और भी कोई अंग होते हैं, तो मैं कहूंगा जी हाँ, व्रत के और भी अंग होते हैं। हम एक और सर्कल लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आप समझे व्रत का क्या होता है, केंद्र होता है, परिधि होती है, और यहां पर आप किसको समझ गए, त्रिज्या को समझ गए। अब मैं आपको एक और भाग समझाते हैं इसको अपनी। जैसे यहां से यहां तक क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। और अपन देखते हैं यहां से यहां तक भी क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। व्रत के केंद्र से, अब अपन जैसे इसको केंद्र मान लें, ये क्या हो गया, व्रत का केंद्र हो गया। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और यहां भी तो केंद्र से इसको किसको मिला रहा है, परिधि को ही मिला रहा है, तो ये भी क्या होगी, एक प्रकार की त्रिज्या होगी। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये तो 2 बार त्रिज्या हो गई, तो मैं कहूंगा जी हाँ, कितनी बार त्रिज्या हो गई, 2 बार। जैसे अपन ने यहाँ त्रिज्या को किससे दर्शाया, आर से, तो इसको भी अपन बोलेंगे क्या, आर, इसको भी बोलेंगे आर। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि ये जो रेखा है ये टोटल भी तो एक लाइन बन रही है, पूरी एक लाइन बन रही है, जो कि केंद्र को बीच में से काट रही है और परिधि के दोनों भागों को मिला रही है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं व्यास। इसको हम बोलते हैं व्यास, और इसको डिनोट करते हैं डी से, यानी कि डायामीटर। और व्यास जो है वो किसके बराबर हुआ, व्यास हुआ बराबर 2 बार त्रिज्याओं को जोड़ने से। त्रिज्या को हम 2 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, व्रत में हमें मिलेगा व्यास, यानी कि डी बराबर क्या हो गया, 2r।
डी बराबर क्या हो गया 2r। बहुत बढ़िया। आप किस किस से परिचित हुए? आप यहां पर देखें तो आप परिचित हुए हैं, आपने सबसे पहले वृत्त को समझा, फिर वृत्त के अंदर त्रिज्या को समझा, त्रिज्या के बाद आपने समझा किसको? व्यास को। अब हम और समझते हैं वृत्त के भाई और भी भाग होते होंगे, तो हम फिर से एक वृत्त ले लेते हैं। वृत्त का हम केंद्र बना देते हैं। केंद्र थोड़ा हाईलाइटेड बनाते हैं, जैसे अपन ने बना दिया इसको किस कलर का? येलो कलर का। अब आपने ये देखा कि केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा जो परिधि को इस कोने से उस कोने तक मिला रही है, उसे हमने क्या नाम दिया? उसे हमने नाम दिया हमारा, क्या नाम दिया? व्यास दिया। जो कि केंद्र से निकल रही है और परिधि को क्या मिला रही है? इस परिधि के इस कोने को उस कोने से मिला रही है। लेकिन भाई कई ऐसी रेखाएं भी तो हो सकती हैं ना कि जो केंद्र से नहीं निकल रही हैं, लेकिन भाई परिधि के एक कोने से दूसरे कोने को मिला रही हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकती हैं ऐसी कई रेखाएं। इन्हें क्या बोलते हैं? तो भाई इन्हें हम बोलते हैं क्या? इन्हें हम बोलते हैं जीवा। इन्हें हम क्या बोलते हैं? जीवा। वे रेखाएं जो परिधि को एक कोने से दूसरे कोने मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक तो मिला रही हैं, लेकिन केंद्र से होकर नहीं जा रही हैं। या इनको हम एक प्रकार से और बोल सकते हैं कि वे सभी रेखाएं जो वृत्त को दो भागों में बांटे। जैसे ये वाली जीवा, इसमें वृत्त को दो भागों में बांट दिया, वृत्त को दो भागों में बांट दिया, लेकिन वो केंद्र से नहीं निकल के जा रही है, तो ये क्या कहलाएंगी? हमारी जीवाएं। समझे आप जीवा को? बहुत बढ़िया। इसको और अपन साइड करते हैं और समझते हैं भाई वृत्त के और भी भाग होते हैं। अभी हमने किसको समझा? वृत्त को समझा, त्रिज्या को समझा, व्यास को समझा, जीवा को समझा। और हम समझते हैं और वृत्त में क्या होता है। वृत्त में हम अगली बात करते हैं किसके बारे में? वृत्तखंड के बारे में। आप कहेंगे सर वृत्तखंड क्या होता है? तो वृत्तखंड ये जो जीवा है, दूसरे कलर में लेते हैं, ये जो हमारी जीवा है ये वृत्त को कितने भागों में बांट रही? जो कि मैंने अभी आपको बताया था, दो भागों में बांट रही। जो हमारी जीवा है वो वृत्त को कितने भागों में बांट रही है? दो। जो हमारी जीवा है वो वृत्त को कितने भागों में बांट रही है? दो भागों में बांट रही है। जो हमारे जो भाग हैं वृत्त के, जो हमारे वृत्त जो जीवा है जो वृत्त को दो भागों में बांट रही है, तो वो क्या कहलाएंगे? भाई वृत्त का खंड ही तो है, तो ये क्या कहलाएंगे? वृत्तखंड कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? वृत्तखंड कहलाएंगे। लेकिन वृत्तखंड भी आप कहोगे कि सर ये तो दो भागों में बांट रही है, तो हम दोनों को अलग अलग कैसे बताएं कि कि किसको वृत्तखंड कहेंगे? तो भाई हम इनके दो नाम इनके आकार के आधार पर दे रहे हैं। जैसे जीवा ने इसको दो भागों में बांटा, एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया। इनमें से एक हमें दिख रहा है छोटा और एक दिख रहा है हमें क्या? बड़ा। तो इनको हम दूसरा कोई नाम दे देते हैं। इनको हम दूसरा नाम देंगे क्या? एक हो गया हमारा क्या? लघु वृत्तखंड, यानी कि छोटा वृत्तखंड, और एक हो गया हमारा कौन सा? दीर्घ वृत्तखंड। दूसरा कौन सा हो गया हमारा? दीर्घ वृत्तखंड हो गया। वृत्तखंड के बारे में बात की हमने कि वृत्त में जो जीवा है वृत्त को दो भागों में बांट देती है, वो क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। और जो वृत्तखंड है वो हमारे दो प्रकार का होता है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। अब हमने वृत्त के कितने हिस्सों के बारे में बात कर लिया। सबसे पहले हमने समझा वृत्त को, उसके बाद त्रिज्या को, त्रिज्या के बाद हमने समझा किसको? व्यास को, व्यास के बाद हमने बात की जीवा पे, जीवा के बाद हमने बात की किस पे? वृत्तखंड पे। इसका वृत्त का हमारा एक और भाग होता है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फिर से हम वापस से एक वृत्त लेंगे, दूसरे कलर का लेते हैं, अपन लेते हैं व्हाइट। फिर हम इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या होता है? एक केंद्र होता है, और क्या होती हैं? आप कहेंगे कि सर इसमें होती है त्रिज्या। अब हमने आपको बताया था कि ये त्रिज्या अगर सीधी सीधी दोनों साइड बढ़ गई तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा व्यास। ये हमारा क्या कहलाएगा? व्यास। लेकिन आप कहोगे कि सर त्रिज्या जो है हमारी
वो ऐसी भी तो आ सकती है, सीधी सीधी ना जाके किसी और दिशाओं में भी तो जा सकती है। इसको अपन कंप्लीट कर देते हैं व्हाइट कलर से, अपना व्रत जो है ना थोड़ा सा खराब हो गया। अब आप कहेंगे कि सर जो हमारी त्रिज्या है वो किसी और दिशा में भी तो जा सकती है। तो बिल्कुल भाई, त्रिज्या तो भाई हर जगह होती है कि केंद्र से जो परिधि को मिलाने वाली रेखा है वो हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या जरूरी नहीं है कि वो सीधी केंद्र से बिल्कुल सीधी सीधी ही जाए भाई, वो इस प्रकार से भी आ सकती है, इस प्रकार से भी आ सकती है। तो दो त्रिज्याएं हैं उन्होंने मिलकर भी तो व्रत को क्या कर दिया है, दो भागों में बांट दिया है कि नहीं बांट दिया। जैसे हमने जीवा ने हमारी व्रत को दो भागों में बांटा था, आपने देखा था लघु व्रतखंड और दीर्घ व्रतखंड में। वैसे ही आपने यहां नोटिस किया होगा कि जो हमारी त्रिज्या है उसने भी क्या कर दिया है, उसने भी हमारे व्रत को दो भागों में बांट दिया है। ये हो गया उसका पहला भाग और ये हो गया उसका दूसरा भाग। तो भाई जीवा ने व्रत को दो भागों में बांटा था, इसलिए हमने क्या कह दिया था, इसको व्रतखंड कह दिया था। इसको हमने क्या कहा था, व्रतखंड कहा था। यहां हमारे क्या किया है, त्रिज्या ने हमारे जो व्रत को है वो दो भागों में बांट दिया है। आप देख पा रहे हो त्रिज्या ने जो क्या किया है, हमारे व्रत को दो भागों में बांट दिया है। तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे त्रिज्या खंड। जीवा ने बांटा तो व्रतखंड और त्रिज्या ने बांटा तो त्रिज्या खंड। भाई इन्हें भी आप साइज के आधार पर दो नाम दे सकते हैं। जो छोटा है उसे क्या बोलेंगे हम, लघु, और जो बड़ा है उसे दीर्घ। और एक कॉमन नाम हमारा दोनों में है क्या, त्रिज्या खंड। समझे आप। एक बार अपन यहां रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम हमारी पीपीटी पर वापस चलते हैं। सबसे पहले हमने बात की किस पे, सबसे पहले हमने बात की व्रत पे। सबसे पहले हमने किस पे बात की, व्रत पे बात की कि व्रत क्या होता है। उसके बाद हमने बात की त्रिज्या पे, उसके बाद हमने किस पे बात की, व्यास पे। व्यास के बाद हमने समझा अपने जो व्रत के अन्य भाग होते हैं, जैसे जीवा ने हमारे व्रत को दो भागों में बांट दिया, तो हमने क्या कहा, उन्हें व्रतखंड कहा। व्रतखंड भी हमारे दो प्रकार के थे, लघु व्रतखंड और दीर्घ व्रतखंड। फिर जैसे हमारी जीवा ने बांटा, उसके बाद हमारी त्रिज्या आ गई बांटने के लिए, और हमारी त्रिज्या ने भी हमारे व्रत को दो भागों में बांटा। कौन कौन से, लघु व्रतखंड और दीर्घ व्रतखंड। चलिए अब हम चलते हैं हमारी पीपीटी पर। अब आ गए हम हमारे वापस पीपीटी पर कि हमने अभी क्या सारा पढ़ा, उसको हम रिवीजन करते हैं। अध्याय से आप परिचय देख सकते हैं कि इस अध्याय में हम व्रत के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो भाग होते हैं जैसे सेक्टर, सेगमेंट अभी हम पढ़ के आए, और उनका एरिया निकालना सीखेंगे। इसके बाद हमने व्रत के बारे में बात की, एक ऐसी आकृति जिसकी परिधि पर स्थित सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर हो, क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। आप यहां देख सकते हैं। इसके बाद हमने बात की किसकी, त्रिज्या की। केंद्र से व्रत की परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद हमने बात की किसके बारे में, व्यास के बारे में, कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है या डायमीटर कहलाती है। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसके बाद बात की हमने परिधि के बारे में कि व्रत के चारों ओर की जो कुल लंबाई होती है ये क्या कहला रही है, ये हमारी परिधि कहला रही है। इसके बाद हमने जीवा की बात की कि व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। यहां देख पा रहे होंगे कि जो क्यू आर जो है ना वो व्रत की क्या है, जीवा है। इसके बाद हमने बात की सेक्टर या क्षेत्र के बारे में या फिर व्रतखंड के बारे में, त्रिज्या खंड के बारे में, कि जब व्रत की दो त्रिज्याएं और एक चाप द्वारा बांटा जाता है तो वह क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड कहलाता है। इसके बारे में हमने आपको अभी बहुत अच्छे से समझाया। इसके बाद हमने व्रतखंड के बारे में बात की कि व्रत की एक जीवा जो है ना व्रत को दो भागों में बांटती है, तो जो हर एक भाग होता है वह उसका एक खंड होता है, वह क्या कहलाता है, व्रतखंड कहलाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिवीजन कर लेते हैं जिनका हमें चैप्टर में यूज करना है, और इनका यूज करके हमें हमारे जो चैप्टर के सवाल हैं उनको सॉल्व करना है। बेसिक आपने समझा, व्रत के बारे में हमने आपको पूरी बातें बताई कि व्रत क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, व्रतखंड क्या होते हैं, त्रिज्या खंड क्या होते हैं। भाई अब हमें इनका क्षेत्रफल भी तो निकालना है, हमारे चैप्टर का नाम ही है क्या, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया निकालना है। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा पहला फॉर्मूला है कि व्रत की परिधि, व्रत की परिधि क्या कहा था कि जो व्रत के चारों ओर की लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, व्रत की
परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि या वृत्त के जो चारों लंबाई होती है उसे ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वह होता है 2πr। 2πr। और यहां पर r क्या है, r भाई उस वृत्त की त्रिज्या है जिसकी परिधि की हमको लंबाई ज्ञात करनी है। r क्या है, उसकी त्रिज्या है। अब हमें इसका निकालना है क्या, क्षेत्रफल, कि भाई यह वृत्त है कितने क्षेत्र को कवर करता है, वो क्या कहलाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। और इसका सूत्र होता है πr²। और r यहां भी क्या रहेगी, r हमेशा त्रिज्या रहेगी। आप किसी भी गोलाकार आकृति की बात कर रहे हैं उसमें r जो है वो रेडियस जो है वो किसको डिनोट करेगी, त्रिज्या को डिनोट करेगी। उसके बाद हमारा तीसरा फॉर्मूला है कि क्षेत्र का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल, या फिर जो हमने समझा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है θ/360 πr²। और थीटा क्या होगा, कोण होगा। कैसे होगा, यहां ये हमारा केंद्र, ये हमारी त्रिज्या है और ये हमारी त्रिज्या है। दो त्रिज्याओं ने मिलकर वृत्त का एक खंड किया, तो भाई वो एक एंगल भी तो बना रहा है, यहां पर एक कोण भी बना रहा है। तो भाई उस कोण को भी तो हमको सूत्र में रखना है। तो यहां पर वो थीटा क्या हो जाएगा, यहां बना हुआ कोण हो जाएगा। फिर क्षेत्र के चाप की लंबाई, चाप कौन सा हो गया, चाप हो गया भाई ये वाला हमारा, चाप कौन सा हो गया, ये वाला। इस चाप की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं इन सूत्रों से। उसके बाद हो गया क्या हमारा, खंड का क्षेत्रफल। भाई वृत्त खंड सिर्फ, अब इसके बाद देखो खंड कौन सा बन रहा है, यहाँ पर खंड बनेगा, यहाँ पर जो इस फॉर्मूले से निकलेगा जिसका मान वो ऐसा बनेगा। ये हमने बनाया त्रिज्या खंड, क्या बनाया हमने, त्रिज्या खंड। इसके बाद इसके साथ यहाँ पर एक जीवा आ गई, क्या आ गई, जीवा आ गई। इस प्रकार बने खंड का क्षेत्रफल इस प्रकार निकलेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के जो ये वाला बना हुआ त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आएगा। ये सारे फॉर्मूलाज हमको क्या करना है, याद करना है, रिवीजन रखना है। जब भी हम सवाल सॉल्व करें तो ये हमारे टिप ऑफ द हैंड होने चाहिए। ये फॉर्मूलाज हम बिल्कुल ऐसे उंगलियों पे याद रखें ताकि जब भी हम सवाल करने बैठे तो हम जैसे ही प्रश्न पढ़े हमारे दिमाग में समझ में आ जाए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 11 की प्रश्नावली 11.1।